हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड एक्सप्लॉइट। मैं हूं हर्षल और अभी हम देख रहे हैं 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमने अभी तक 25 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं 26th क्वेश्चन से। सो आज का इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ए सिचुएशन uh, where you wrote a custom script like Python, Bash, to enhance or automate the pen testing task. Okay, so अब इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि तुम सिर्फ रेडीमेड टूल्स जैसे बर्ब सूट और स्कैनर्स पे डिपेंडेंट हो या फिर कोडिंग प्लस पेन टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन यूज करके अपना ऑटोमेशन बना सकते हो। तो मतलब जब रिपिटेटिव मैनुअल काम हो या टूल्स फेल हो जाए, तब तुम अपना हैकर इंस्टिंक्ट यूज करते हो या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल चाहिए जहां तुम्हारी स्क्रिप्ट ने या तो टाइम बचाया हो या कोई स्पेशल वल्नरेबिलिटी निकाली हो। सो मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ था जहाँ जब एक क्लाइंट ने बोला प्लीज चेक फॉर सबडोमेन टेक ओवर। तो मैंने सब्जैक सब्जी और टेक ओवर फाइंडर जैसे टूल्स यूज किए, लेकिन या तो फॉल्स पॉजिटिव्स का फ्लड था या आउटडेटेड रिजल्ट्स आ रहे थे। तब मैंने सोचा अपना टूल अपना स्टाइल यूज करना चाहिए, तो मैंने एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाई थी जो एंड टू एंड सबडोमेन टेक ओवर डिटेक्शन करती थी। सो स्क्रिप्ट पहले गूगल डॉर्किंग की थी, देन crt.sh और amask API से सबडोमेन कलेक्ट करती थी। फिर उनका आईपी या सी नेम रिजॉल्व करके चेक करती कि वो किसी वल्नरेबल थर्ड पार्टी सर्विस जैसे AWS S3 या फिर GitHub पेजेस या Heroku जैसे लिंक्ड है या नहीं। तो उनके बाद डीएनएस रिस्पॉन्स और एचटीटीपी स्टेटस एनालाइज होता है। अगर रिजल्ट मिलता जैसे एनएक्स डोमेन या फिर 404 या नो सच बकेट, तो स्क्रिप्ट तुरंत अलर्ट भेजती थी और जीरा पे टिकट भी ऑटो क्रिएट कर देती थी। ठीक है, तो एक लाइव एग्जांपल में एक सबडोमेन असेट्स सब एक सब डोमेन है, फॉर एग्जांपल assets डॉट क्लाइंट साइट डॉट कॉम मिला जो एक डिलीटेड S3 बकेट से लिंक्ड था। ओके, ये सब डोमेन S3 बकेट को लिंक्ड था। ब्राउजर पे ओपन करते ही एरर आया, फॉर एग्जांपल नो सच बकेट। तो द स्पेसिफाइड बकेट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी कोई मैसेज आ सकता है, मतलब नो सच बकेट और स्पेसिफाइड बकेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अ, मतलब क्लियर सबडोमेन टेकओवर का चांस है यहाँ पर, सबडोमेन टेकओवर पॉसिबल है। तो मैंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया और क्लाइंट के इमेज पाथ को हाईजैक कर लिया, क्लाइंट के इमेज पाथ को हाईजैक कर लिया। डेवलपर टीम का रिएक्शन प्राइसलेस था। देवर लाइक तुमने हमारी गैलरी पे कैट मीम्स कैसे डाल दिए, और मैंने बोला स्क्रिप्ट था भाई, ब्लेम मतलब ब्लेम द पाइथन, दैट इज नॉट बीइंग डन बाय अस। ऐसा। तो एक और क्विक सिनेरियो था जब मुझे एक ब्रिज डंप में पासवर्ड हैशेस मिले, डंप में पासवर्ड हैशेस थे। तो मैनुअल क्रैकिंग टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैंने एक सिंपल बैश स्क्रिप्ट लिखा जो जॉन द रिपर, जॉन जिसको बोलते हैं लोग नॉर्मली, तो जॉन द रिपर को मल्टीपल वर्ड लिस्ट के साथ ऑटोमेट करता है और क्रैक्ड हैशेस को सीएसवी में एक्सपोर्ट करता है वो स्क्रिप्ट, और ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर देता है, भाई ये तेरा पासवर्ड था, आप चेंज कर ले। ठीक है। सो गाइस, रेडीमेड टूल्स कूल होते हैं, लेकिन जब रिपीटेटिव टास्क या थोड़ा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस चाहिए होता है, तब कस्टम स्क्रिप्टिंग ही हैकर का असली दोस्त होता है।
तो अगर आपने भी अपना पाइथन या बैश स्क्रिप्ट बनाया है ऑटोमेशन के लिए तो कमेंट सेक्शन में अपना हैकर स्क्रिप्ट मोमेंट ज़रूर शेयर करना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये है हमारा 26th क्वेश्चन, ठीक है? और करंटली हम प्रोवाइड कर रहे हैं internships as well. So किसी को if anyone is looking for, they can reach out to me on this number. They can WhatsApp me or call me on this number 8484 00218. Okay. So आगे अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है पूछा कि what steps do you take to harden Linux OS images used in IoT or cloud deployments? तो इसका सिंपल मतलब है कि जब तुम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इमेज यानी प्री कॉन्फ़िगर्ड ओएस जो आईओटी डिवाइसेस में फ्लैश होता है या क्लाउड सर्वर्स में डिप्लॉय होता है, तो तो प्री कॉन्फ़िगर्ड जो आईओटी डिवाइसेस में फ्लैश होता है या क्लाउड सर्वर्स में डिप्लॉय होता है, तो वो इमेज बनाते हो, तो तुम उसको सिक्योर बनाने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करते हो? क्या मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इनसिक्योर डिफॉल्ट्स हटा के ऐसा भी मोमेंट आ सकता है कि यू मे नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम द रेड हैट टीम, सपोर्ट टीम होता है, तो वो हमारे जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होते हैं, तो उनका हेल्प उनको ऐड करके हमें एक कस्टम लिनक्स का बिल्ड देते हैं लिनक्स ओएस। और अगर हम करते हैं तो हम अगर गलती से कोई गलत लाइब्रेरीज हटा देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर रन नहीं करता है, क्रैश होता है। सो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ, give it to the specialized people फॉर ओएस क्रिएशन, ठीक है? कोई हार्डवेयर आईओटी डिवाइसेस वगैरह है तो, ठीक है? सो ठीक है, तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इनसिक्योर डिफ़ॉल्ट्स हटा के अननेसेसरी सर्विसेज़ जो भी रहेंगी उनको डिसेबल करना पड़ेगा। जो भी अपडेट्स रहेंगे या फिर फायरवॉल रहेंगे, लॉगिंग रहेगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी रहेंगे वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उस लिनक्स ओएस में, ताकि उस वो ओएस अटैक प्रूफ रहे। और आप जो बनाओगे Linux OS for that particular IoT devices, so it will be an attack proof operating system. So यानी इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि तुम ओएस हार्डनिंग का नॉलेज है या नहीं तुम्हें, तो तुम आईओटी या क्लाउड का अलग रिस्क लैंडस्केप समझते हो या नहीं। आईओटी में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है? जस्ट ठीक है। सो आईओटी में लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, क्लाउड में शेयर्ड इंफ्रा रिस्क होता है। सो तुम प्रैक्टिकल स्टेप्स जानते हो जैसे एसएसएच, मतलब ये सारी चीज़ें आपको बतानी है या फिर वो इंटरव्यूअर जो है वो चेक करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आपको क्या आता है। तो तुम प्रैक्टिकल स्टेप्स जानते हो, ये उनको बताना पड़ेगा, जैसे एसएसएच सिक्योर करना, फायरवॉल लगाना, पैचेस अप्लाई करना, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स चेंज करना, रूट लॉगिन रिस्ट्रिक्ट करना, इंट्रूजन डिटेक्शन वाला जो सेटअप होता है, तो उसको सेटअप करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, आईडीएस वगैरह। तो वो सारी चीज़ें रहेगी। एक लाइन में बोला जाए तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब तुम लिनक्स
इमेज को आईओटी डिवाइसेस या क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स के लिए यूज करते हो, तो तुम उस इमेज को सिक्योर और हार्डन्ड बनाने के लिए कौन से स्टेप्स लोगे? तो दोस्तों, जब बात आती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजेस की, फिर चाहे वो क्लाउड सर्वर हो या कोई आईओटी डिवाइस हो, तो मैं हमेशा एक सिंपल फंडा फॉलो करता हूँ। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को लूज छोड़ दिया तो हैकर उसमें फुल पार्टी करेगा, ठीक है? तो ही विल नॉट लूज ए चांस टू कॉम्प्रोमाइज दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो इसलिए हर इमेज को मेन मैं बनाता हूँ टाइट एंड राइट। जैसे मम्मी का डब्बा होता है, मम्मी जब भी ऑफिस जाने के लिए या फिर स्कूल जाने के टाइम पे बॉक्स देता है, उसका ढक्कन नहीं खुलता है, वैसे सिक्योर होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बेस इमेज का सिलेक्शन करता हूँ। मैं हमेशा मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजेस प्रेफ़र करता हूँ। जैसे अल्पाइन लिनक्स या और एक है पॉपुलर वन डेबियन स्लिम, क्योंकि कम पैकेजेस का मतलब होता है कि कम अटैक सरफेस होगा उसमें, ठीक है? सो हैकर के लिए तो एंट्री पॉइंट्स कम हो जाएँगे और सिस्टम जो मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली थोड़ा सेफ सेफ साइड हो जाएगा, ठीक है? सो उसके बाद आता है एसएसएच हार्डनिंग। तो अगर आपकी इमेज में पासवर्ड बेस्ड लॉगिन अलाउड है, तो समझ जाओ कि सिक्योरिटी वहाँ सिर्फ नाम की है। तो पासवर्ड बेस्ड लॉगिन नहीं होना चाहिए, अलाउड नहीं होना चाहिए, अगर स्पेशली इन केस ऑफ एसएसएच, ठीक है? तो मैं हमेशा एसएसएच में की बेस्ड ऑथेंटिकेशन सेटअप करता हूँ। तो पासवर्ड लॉगिन डिसेबल करना पड़ेगा उसके लिए और डिफ़ॉल्ट पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 443 है तो 8443 कर दो या 7443 कर दो, ऐसे कुछ, ठीक है? सो उसको चेंज करना वो मैंडेटरी चीज़ है। अगर वो नहीं कर रहे हो और अगर आप देख रहे हो कि कोई बंदा पोर्ट यूज़ कर रहा है 22 या फिर मतलब एसएसएच के लिए या फिर कोई भी मतलब नॉट 8443, कोई भी दूसरा पोर्ट यूज करो 22 की जगह, ठीक है? तो अ, हमेशा एसएसएच में की बेस्ड ऑथेंटिकेशन सेटअप करना पड़ेगा और पासवर्ड लॉगिन जो रहेगा उसको डिसेबल करना पड़ेगा और डिफ़ॉल्ट पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे तो हैकर पहले से ही वेट कर रहा होगा, ठीक है? तो वो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फिर फायरवॉल का नंबर आता है, तो यूएफडब्ल्यू का नाम आपने सुना होगा। यूएफडब्ल्यू मतलब ही फायरवॉल बोल सकते हैं, ठीक है? तो मैं यूएफडब्ल्यू या आईपी टेबल्स का यूज़ करके एक स्ट्रिक्ट डिफ़ॉल्ट डिनाय पॉलिसी लगाता हूँ। तो सिर्फ वही पोर्ट्स अलाउ करना पड़ेगा आपको जो सच में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे मम्मी, फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी जी जो है वो सिर्फ 2 समोसे देती है, पूरी प्लेट नहीं देती है वरना पेट खराब हो जाता है आपका। सो उसी तरह जो भी फॉर एग्जांपल 2 लाख सर्वर्स है आपके नेटवर्क इंफ्रा में, क्लाउड नेटवर्क इंफ्रा में, तो आपको कितने सर्वर्स का एक्सेस चाहिए? 10 कंप्यूटर सर्वर्स या फिर सर्वर्स का एक्सेस चाहिए तो 10 ही सर्वर्स का एक्सेस आपको दिया जाएगा। सो दैट कम्स अंडर द रेस्ट्रिक्शंस, ओके? सो उसके बाद मैं सिस्टम में से सारे के सारे बेकार के पैकेजेस जो भी है और सर्विसेज जो है उनको निकाल देता हूँ। जैसे टेलनेट है, एफटीपी है, अ, तो एफटीपी है या फिर फिंगर या फिर कप्स एक्सेट्रा, तो ये सब 90s के टूल्स है जो आज के ज़माने में सिर्फ रिस्क बन चुके हैं। एपीटी पर्ज करके मैं सिस्टम को लिटरली डिटॉक्सिफाई कर देता हूँ।
ठीक है? मैं सिस्टमसीटीएल से भी चेक करता हूँ कि कौन से अनवांटेड सर्विसेज़ बैकग्राउंड में चल रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा माइल रहा होता है बिना रीज़न के, तो उसे तुरंत डिसेबल या मास्क कर दो। और मुझे नहीं चाहिए कि कोई बैकग्राउंड में साइलेंटली आइडल डांस कर रहा हो सर्वर पे, ठीक है? फिर आता है कर्नेल लेवल हार्डनिंग, ठीक है? तो कर्नेल मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा ही अगर कर्नेल का हार्डनिंग करना है तो। sysctl डॉट कन्फ नाम की एक फ़ाइल होती है, sysctl डॉट कन्फ, CONF। तो उस फ़ाइल में हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कोई आईपी फॉरवर्डिंग करना है तो उसको आईपी फॉरवर्डिंग है ऑलरेडी इनेबल्ड, तो उसको ऑफ करना पड़ेगा। सोर्स राउटिंग जो है वो डिसेबल करना पड़ेगा। आईसीएमपी रीडायरेक्ट्स जो भी रहेंगे तो उनको भी आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आईसीएमपी को रिक्वेस्ट वगैरह होता है, ठीक है? जब भी आप पिंग करते होता है उस टाइम पे आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट भेजा जाता है, तो रिस्पॉन्स आता है, नहीं आता है, तो उसके बेसिस पे अटैकर कैन एनुमरेट योर रिसोर्स डिटेल्स, ओके? तो और कोर डम्प्स मतलब इट्स नॉट लाइक आपने ब्लॉक कर दिया आईसीएमपी को रिक्वेस्ट वगैरह तो ब्लॉक कर दिया तो अटैकर वोंट गेट एन आइडिया। देयर आर अदर टूल्स लाइक मीन्स he need to customize it a few things like अगर पिंगिंग ब्लॉक्ड है तो nmap में कुछ कैपिटल पी वगैरह यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। हाइफ़न स्मॉल एन कैपिटल पी, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और कोर डम्प्स जो भी रहेंगे उनको डिसेबल करना पड़ेगा। तो ये सब सेटिंग्स मिलकर हैकर के जो भी नेटवर्क लेवल के जो भी अटैक्स रहेंगे तो उनको ही अपन नलीफाई कर देते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है? सो सिक्योरिटी के साथ लॉग्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं आरसिस लॉग ठीक है, ये एक है और ऑडिट डी, ठीक है, ये एक है और फेल टू बैन ये थर्ड वन है। तो उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये 3 फाइल्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर लॉग्स आप अ, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो। ताकि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो सिस्टम खुद ही आपको अलर्ट कर देगा, मतलब कि भाई लॉगिन अटेम्प्ट फेल हुआ है तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। सो इसे मॉनिटरिंग भी टाइट हो जाती है, तो ये जो भी लॉग्स रहते हैं तो वो सभी सर्वर्स के लॉग्स आप एक सेंट्रलाइज्ड जो भी सर्वर रहेगा, फॉर एग्जांपल स्प्लंक सर्वर है तो उस पे लॉग्स कलेक्ट करके आप डैशबोर्ड में भी देख सकते हो। कुछ अलर्ट्स आया तो किसी को कॉल जाएगा या फिर मैसेज आएगा, तो ऐसा रहता है। सो व्हाइल आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाउड कंपनी, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ द क्लाउड डेवलपमेंट टीम। सो उस टाइम पे अलर्ट्स वगैरह हम यूज़ करते थे सर्वर्स का जो भी रिसोर्सेस है तो वो 80% के अबव गया, 50% के अबव गया या फिर ऐसे कोई स्पाइक आया तो शूट आउट हो जाता है। सो सर्वर माइट गेट इम्पैक्टेड और क्रैश भी हो सकता है सर्वर। सो वो सारी चीज़ों के लिए भी मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। तो वो भी एक सिक्योरिटी कंसर्न बोल सकते हैं, क्योंकि डॉस अटैक हुआ तो वो सारी चीज़ें हैंडल करते आना चाहिए सिस्टम को ऑटोमेटेड तरीके से, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और जब ऑटोमेशन की बात आती है तो मैं अनअटेंडेड अपग्रेड्स जो भी रहेंगे तो वो इनेबल आपको करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम खुद क्रिटिकल सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है? तो बिना मुझे मेरा मैन्युअल इंटरवेंशन होगा ही नहीं उसमें, ठीक है? सो अगर अपडेट्स करना है तो या अपडेट या फिर अपग्रेड जो भी है, ठीक है?
तो सिस्टम स्मार्ट बन जाएगा इससे और पैचिंग टाइमली हो जाएगी, तो इससे हम कहते हैं कि ओएस हार्डनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो एक और मेरा फेवरेट स्टेप है जो कि मतलब SUID, बाइनरीज का ऑडिट। तो जो भी SUID बाइनरीज रहेंगी तो उनका ऑडिट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक कमांड आपको बताना चाहूँगा कि एक सेकंड। तो फाइंड फाइंड नाम की एक कमांड है, उससे फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन फर्म स्पेस हाइफन 4000 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये स्कैन करता हूँ और हाई रिस्क बाइनरीज को रिव्यू किया जाता है इससे, जो अननेसेसरी और रिस्की होते हैं तो उन्हें या तो डिलीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई nmap जैसा, मतलब nmap इंटरैक्टिव जैसा एक्सप्लॉइट चला गया तो रूट शेल मिल सकता है उससे, तो और गेम खत्म हो जाएगा उस पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो SUID जो भी बाइनरीज रहेंगे तो उनका ऑडिट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अननेसेसरी जो भी रिस्की है तो उनको डिलीट करना पड़ेगा, वो फाइल्स को, SUID बाइनरीज को। ठीक है। तो अगर हम IoT डिवाइस की बात करते हैं, एक्चुअली हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि लिनक्स ओएस हार्डनिंग, बट वो लिनक्स कहाँ पर डिप्लॉय होगा? IoT डिवाइस में, ठीक है। अभी इन दिस क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द IoT लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग, ठीक है। तो अगर हम IoT डिवाइसेस की बात करें तो वहाँ तो और भी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैं लॉगिंग जो रहेगा वो कॉम्प्रेस करता हूँ, रूट फाइल सिस्टम को रीड ओनली बनाता हूँ और हर बाइनरी को स्ट्रिप करता हूँ ताकि स्पेस भी बचे और रिवर्स इंजीनियरिंग भी मुश्किल हो। तो फाइल्स जो रहती है वो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ साइज और लेंथ नया फाइल क्रिएट होना चाहिए, और जो पुरानी फाइल्स है तो फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स ओल्ड या फिर 200 GB के अबव जो भी फाइल्स रहेंगी तो वो पुरानी फाइल्स डिलीट होते जाएगी। तो ये सारी चीजें रहेगी उसमें। तो और फाइल्स को रीड ओनली बनाना है, कोई भी आकर लॉग्स के साथ में छेड़खानी करेगा सो एविडेंस विल बी कैन कुड बी मैनिपुलेटेड, or we will not be able to identify what happened at what time, so or which user did that thing, so ये इन्वेस्टिगेशन पर्सपेक्टिव ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फाइल्स को रूट फाइल सिस्टम को रीड ओनली बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और हर बाइनरी को स्ट्रिप करना पड़ेगा ताकि स्पेस भी बचे, ठीक है। और रिवर्स इंजीनियरिंग भी मुश्किल हो जाएगी उससे, ठीक है। सो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल याद आता है। एक बार क्लाइंट का स्मार्ट कैमरा टेस्ट कर रहा था, तो उस इमेज में SSH ओपन था कैमरा में, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स जो थे वो अम, मतलब आई शुड नॉट टेल द पासवर्ड एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, मैंने कैमरे का नाम थोड़ी ना लिया है, तो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल बता सकता हूँ मैं। तो एडमिन एडमिन ये यूज़र नेम और पासवर्ड थे, ठीक है। तो और FTP भी इनेबल्ड था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मैंने तुरंत सोचा ये तो हैकर के लिए डायरेक्ट इनवाइट कार्ड है। तो मतलब अटैकर विल बी कंसीडरिंग लाइक आओ डेटा ले जाओ, मतलब वो लेके जाएगा, ठीक है। तब मैंने इमेज को प्रॉपरली हार्डन किया, SSH डिसेबल किया, सिर्फ TLS कम्युनिकेशन जो है वो उसको इनेबल किया, रीड ओनली जो पार्टीशंस, मतलब रीड ओनली पार्टीशंस अप्लाई किए और फर्मवेयर साइनिंग भी एक्टिवेट किया। तब जाके कैमरा ने लगभग बोल दिया थैंक यू ब्रो। अब अब मतलब हैकर वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, ओके। तो 100% सिक्योरिटी इज नथिंग नोवेयर, ओके। तो आपको भी पता है। तो
दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज को हार्डन करना मतलब यूज मतलब ऑपरेटिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डन करना मतलब उसे हैकर रेजिस्टेंट बनाना है। तो जैसे कुछ लोग बुलेट प्रूफ कॉफी पे भरोसा करते हैं, कुछ कुछ लोग जो रहेंगे तो वो अ, अ, मतलब बुलेट प्रूफ जो इमेजेस रहते हैं तो उनको बनाना पड़ेगा। इमेजेस मतलब जो लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल रहता है उसे हम इमेजेस बोलते हैं। तो इमेज इंटीग्रेट बनाता है वंस द पैकेज इज डिलीटेड या फिर कोई भी कस्टमाइजेशन करते हैं तो उसको फिर से मर्ज करना पड़ता है, तो उस उसके बाद में वो इमेज बनता है लिनक्स में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कमेंट में भी आप जो भी आपके क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हो, कुछ भी आपके थॉट्स है या फिर कुछ ऐड करना हो आपको इसमें या फिर मैंने कुछ गलत बोला है ऐसा आपको लगता है, सो यू कैन कमेंट इट आउट इन द वीडियो। और स्पेसिफिक कौन से टाइम पे वो हुआ तो वो भी आप बता सकते हो। वैसे तो 100% आई एम श्योर दैट आई हैव नॉट आई डिडंट टेल एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है? बट इट्स अ न्यू लर्निंग इफ यू टेल योर थॉट्स ऑन दिस, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि क्लाउड की मिसकॉन्फ़िगरेशन के क्लाउड का मिसकॉन्फ़िगरेशन अगर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एडब्ल्यूएस या फिर हुआवे या फिर जीसीपी या फिर अज़्यूर, तो बेसिकली आई वर्क्ड ऑन द एडब्ल्यूएस एंड द हुआवे क्लाउड, सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट एज़ ऑफ नाउ। सो अ, एक छोटी-सी सेटिंग पूरे S3 बकेट का डेटा जो है वो लीक करवा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल S3 बकेट में कोई डेटा है तो वो वेब एप्लीकेशन में फाइल्स दिख सकती है विदाउट एनी लॉगिन, यूज़र नेम एंड क्रेडेंशियल्स का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली दैट लिंक विल बी देयर, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट पीडीएफ और एमपी4 फाइल। सो क्लाउड फ्रंट का लिंक रहेगा और वो पूरा डॉट पीडीएफ का लिंक रहेगा। तो वो इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल। तो ये सारे मिसकॉन्फ़िगरेशंस जो है वो S3 बकेट के हैं। तो ये सब चीज़ों की तरफ में आपने ध्यान देना है। तो डेटा लीक करवाने से बचे जा सकते हो आप। तो टिल देन स्टे शार्प, स्टे पेज्ड, ओके। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में जिसका अ अ, है जो क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, जो जिसमें हाउ डू यू टेस्ट फॉर नेटवर्क मिसकॉन्फ़िगरेशंस इन एडब्ल्यूएस हुआवे क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है? तो जब तुम एडब्ल्यूएस या हुआवे क्लाउड जैसे क्लाउड एनवायरनमेंट्स में काम करते हो तो तुम नेटवर्क लेवल पे मिसकॉन्फ़िगरेशंस कैसे डिटेक्ट करते हो? ये बेसिकली ही मैं आस्क। सो मतलब जैसे आप इफ यू नो और इफ यू आर वर्किंग ऑन द जीसीपी और द अज़ूर, सो यू कैन टेक इट अकॉर्डिंगली। सो टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट होती है बट मैकेनिज़्म सेम होता है। ठीक है? तो सभी क्लाउड्स में, ठीक है? VMs will be there, availability zones will be there, okay? All those things, ACL policies and all those things will be there, okay? So ये सब आपको समझना चाहिए कि क्लाउड सेम ही है, बस उसका नाम अलग है और उसका नाम उसकी टर्मिनोलॉजी सेम है हर क्लाउड के अंदर में। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद मल्टीपल क्लाउड्स, ओके? सो जब तुम एडब्ल्यूएस या हुआवे क्लाउड जैसे क्लाउड एनवायरनमेंट्स में काम करते हो तो तुम नेटवर्क लेवल पे मिसकॉन्फ़िगरेशंस कैसे डिटेक्ट करते हो? ही इज आस्किंग यू, इंटरव्यूअर माइट बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, ओके? तो मतलब जैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स गलत कॉन्फ़िगर्ड है, ओपन पोर्ट्स जो है वो अननेसेसरी एक्सपोज़ है, वीपीसी है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, या फिर एसीएल पॉलिसीज़ है। तो
उनके जो रूल्स है तो वो सही है या नहीं है, तो या पब्लिक इंटरनेट पे सेंसिटिव रिसोर्सेस एक्सेसिबल है। तो इन सबको टेस्ट करने के लिए तुम क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? तो ये सारे मिसकॉन्फ़िगरेशंस जो है एसीएल के या फिर ओपन पोर्ट्स के या फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स के या फिर नेटवर्क लेवल पे कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे रिव्यू करते हो? तो यानी इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि तुम क्लाउड स्पेसिफिक नेटवर्क सिक्योरिटी समझते हो या नहीं, ठीक है? ये इंटरव्यूअर जानना चाहता है। अ अ, मतलब अदर वर्ड्स में अगर बोला जाए तो तुम्हें पता है कि मतलब एडब्ल्यूएस या हुआवे क्लाउड में मिसकॉन्फ़िगरेशंस कैसे होते हैं? मतलब ओपन S3 बकेट या फिर ओवरली परमिसिव सिक्योरिटी ग्रुप्स रूल्स जो है वो और अनरिस्ट्रिक्टेड इनबाउंड एसएसएच आरडीपी या फिर मिसकॉन्फिगर्ड लोड बैलेंसर्स होते हैं, तो मतलब एसएलबी होते हैं फॉर एग्जांपल स्टैटिक लोड बैलेंसर और ईएलबीज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ मतलब तुम मैनुअल चेक कर सकते हो और ऑटोमेटेड टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑटोमेटेड टूल्स में स्काउट सूट करके एक टूल है और प्राउलर करके एक है PROW प्राउलर LER और एक टूल है क्लाउड स्प्लॉइट तो उसे आप यूज़ करते हो या नहीं करते हो। तो वो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो एक लाइन में अगर समझना है आपको तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम बेसिकली क्या है मैं आंसर दे दूंगा लेकिन बट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इटसेल्फ, सो एट दैट मोमेंट इट इज यूजलेस। मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप समझ नहीं पाए तो। क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप आंसर अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम एडब्ल्यूएस या हुआवे क्लाउड में नेटवर्क मिसकॉन्फ़िगरेशन जैसे ओपन पोर्ट है, इनसिक्योर सिक्योरिटी ग्रुप्स है और वीपीसी रूल्स वगैरह जो भी रहते हैं तो उनको आइडेंटिफाई और टेस्ट करते हो या नहीं? और करते हो तो कैसे करते हो वगैरह? तो दोस्तों आजकल क्लाउड का ज़माना है। चाहे एडब्ल्यूएस हो या हुआवे क्लाउड हो या जीसीपी हो या अज़्योर हो, सब बोलते हैं हम तो सिक्योर बाय डिज़ाइन है, ठीक है? पर मैं कहता हूँ कि हाँ, डिज़ाइन सिक्योर है, लेकिन अगर एडमिन ने अलाउ ऑल रूल लगा दिया हो तो फिर तो उस सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा, ठीक है? तो सिक्योर डिजाइन सिर्फ तब तक काम आता है जब इम्प्लीमेंटेशन भी सिक्योर हो, वरना हैकर के लिए तो पूरा एनवायरनमेंट फ्री वाईफाई जैसे लगेगा ना। तो सबसे पहले समझ लो कि नेटवर्क मिसकॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो अगर कोई सिक्योरिटी ग्रुप अननेसेसरी ओपन है, किसी वीपीसी पे एसीएल ही नहीं लगा हुआ है, तो या इंटरनल सर्विसेज गलती से पब्लिक एक्सेसिबल हो रही है, तो समझ लो कि अटैकर के लिए रेड कारपेट बिछ गया है, ठीक है? तो ये सब मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैकर के लिए फ्री एंट्री पास बन जाते हैं, ठीक है? तो मिसकॉन्फ़िगरेशन से आपने बचना है बेसिकली। तो जब मैं एडब्ल्यूएस या फिर हुआवे क्लाउड का सिक्योरिटी टेस्टिंग करता हूँ तो सबसे पहले मैं आईएएम परमिशंस का रिकॉग्निशंस करता हूँ। आईएएम आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, सर्विस। तो आईएएम बेसिकली क्या होगा कि परमिशंस चेक करेगा किसी पर इंसान को परमिशन है या नहीं है वो सर्विस एक्सेस करने के लिए, तो नहीं है तो एक्सेस डिनाई हो जाएगा। तो जैसे ही मुझे एक्सेस मिलता है, मैं तुरंत एनुमरेट करता हूँ कि मुझे क्या देखने दिया गया है और क्या मैं उसके बियॉन्ड जा सकता हूँ या नहीं। तो एडब्ल्यूएस में अ, मैं एनुमरेट हाइफन आईएएम इनके जैसे टूल्स होते हैं, एनुमरेट आईएएम सर्च करके देख लेना। तो
उनका यूज़ करता हूँ मैं, और हुआवे में कस्टम स्क्रिप्ट्स लिख के आईएएम पॉलिसीज़ और रूल्स का एनालिसिस करता हूँ। तो उसके बाद मैं सिक्योरिटी ग्रुप्स को चेक करता हूँ, रिव्यू करता हूँ कि मैं हाँ, डिस्क्राइब सिक्योरिटी ग्रुप्स वाला कमांड जो रहता है ना, डिस्क्राइब हाइफन सिक्योरिटी हाइफन ग्रुप्स, तो वो कमांड को चला के वेरीफाई करता हूँ कि पोर्ट 22 मतलब एसएसएच ओपन तो नहीं है। अगर कोई रूल एनी टू एनी मतलब 0.0.0.0 4 टाइम्स 0, ठीक है, स्लैश 0, तो एनी पे तो नहीं लगाया है गया है, या इंटरनल एप्लीकेशन पे डायरेक्टली एक्सेस मिल रहा है क्या? जब मुझे किसी मतलब इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स आपको सेट करने पड़ेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक रेंज ऑफ आईपी है तो वो स्पेसिफिक रेंज ऑफ आईपी स्लैश 16 या फिर 24 या फिर एक ही आईपी है तो स्लैश 16 डालना पड़ेगा, उस आईपी स्लैश 16 डालना पड़ेगा इनबाउंड आउटबाउंड पोर्ट के अंदर में, ठीक है? कोई-कोई पोर्ट्स कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी आपको चेक करना है। तो ये सब चीज़ें आपने चेक करना है कि एनी टू एनी है क्या? या इंटरनल एप्लीकेशन पे डायरेक्टली एक्सेस मिल रहा है क्या? जब मुझे किसी मशीन पे ओपन आरडीपी पोर्ट दिखता है, तो लगता है कि एडमिन ने खुद ही ब्रूट फोर्स के लिए इनविटेशन भेज दिया है, ठीक है? आरडीपी मतलब विंडोज़ का रिमोटली एक्सेस ले लो, ठीक है? बस एडमिनिस्ट्रेटर डालो, उसका पासवर्ड डालो और एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। देन अ, उसके अलावा वीपीसी भी है, फिर आता है वीपीसी फ्लो लॉग्स और एनएसीएल का एनालिसिस। तो फ्लो लॉग्स में इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा आपको। इनकमिंग और आउटगोइंग मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड नेटवर्क एसीएल पॉलिसीज, सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह चेक करना पड़ेगा। हुआवे क्लाउड में भी लॉग टैंक सर्विस यूज़ करते हैं ताकि ट्रैफिक पैटर्न्स समझ सके। कई बार पता चलता है कि इंटरनल डेटाबेस पे बाहर से डायरेक्ट क्यूरी मार सकते हो, और ये तो क्लियर वल्नरेबिलिटी होती है। अगर स्टेप में मतलब अगले स्टेप में अगर मैं S3 बकेट्स या हुआवे के ओबीएस बकेट्स जो है उनको स्कैन करता हूँ, ठीक है? तो एडब्ल्यूएस में एडब्ल्यूएस S3 एलएस के साथ हाइफन हाइफन रिकर्सिव या और हाइफन हाइफन एसीएल फ्लैग्स जो रहते हैं वो लगा सकते हैं आप। तो और हुआवे में ऑब्स यूटिल नाम का एक टूल है हुआवे क्लाउड में, तो ओबीएस यूटिल, ठीक है? तो उसका यूज करना पड़ता है उसमें। तो कभी बकेट बोल देता है कि ये मेरा सीवी है, पब्लिक में रख लो, तो मैं बोलता हूँ कि थैंक यू ब्रो, मैं अब रिज्यूम डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है? तो मतलब पीडीएफ डायरेक्टली यू आर एबल टू एक्सेस, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मतलब देर इज नो नीड ऑफ एनी यूजर नेम और पासवर्ड, डायरेक्टली जस्ट लिंक मिल गया, हो गया एक्सेसिबल है। तो अगर मुझे EC2 या ECS इंस्टेंस का एक्सेस मिल जाता है तो सबसे पहले मैं मेटा डेटा सर्विस चेक करता हूँ। कर्ल और स्पेसिफिक यूआरएल रहेगा, तो मेटा डेटा वगैरह, तो कई बार वहाँ से एक्सेस कीज मिल जाती है मेटा डेटा से वगैरह। तो अ, मतलब ठीक है, तो हैकर का तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा इसमें, ठीक है? और अ, उसके अलावा फिर अ, लोड बैलेंसर्स भी है, ठीक है? तो लोड बैलेंसर या बेशन अ अ, होस्ट भी टेस्ट करते हैं। कई बार ईएलबी डायरेक्टली बैकएंड सर्विसेज को एक्सपोज कर रहा होता है, या बैशन वर्ल्ड फेसिंग होता है। मैं एनमैप या मास स्कैन से वेरीफाई करता हूँ कि पब्लिकली क्या-क्या खाली पड़ा है, जो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक हाइजीन चेक होता है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, ठीक है? सो हुआवे क्लाउड के कॉन्टेक्स्ट में
मैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज भी टेस्ट करता हूँ, जैसे क्लाउड आई लॉग्स, एंटी डीडोस कॉन्फ़िगरेशंस और ईसीएस के सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, और ओबीएस पब्लिक पॉलिसीज होती है। तो इन सब का ऑटोमेशन मैंने पाइथन स्क्रिप्ट्स के थ्रू किया है, ठीक है, जो हुआवे के ओपन एपीआई के साथ इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। तो एक रियल वर्ल्ड सीन याद आया है कि क्लाइंट का एक ईएलबी ओपन पड़ा था, तो ऑन पोर्ट 8080, तो उसके पीछे का एडमिन पैनल बिना ऑथेंटिकेशन के विजिबल था। तो लॉगिन पेज पे लिखा था ऑथराइज्ड यूजर्स ओनली। मैं बोला, और बाकी लोग क्या पबजी खेल रहे हैं क्या? तो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्राई किए और बूम, लॉगिन हो गया। डिफॉल्ट क्रेडेंशियल से एडमिन एडमिन हो गया। इंटरनल डैशबोर्ड्स बिल्कुल पब्लिक इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो भाई, एडब्ल्यूएस हो या और कोई भी क्लाउड हो, तो जितना भी बोले क्लाउड इज सिक्योर, बट हमेशा कहता हूँ मैं कि क्लाउड सिक्योर होता है सिर्फ तब तक जब तक बंदा गलत रूल ना डाले। टेस्टिंग का मंत्र सिंपल है, ओवरली परमिसिव जो भी रूल्स रहेंगे हमेशा रेड फ्लैग है। पब्लिक एक्सेस हैकर के लिए जैकपॉट है, और लॉगिंग प्लस अलर्टिंग ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर आप भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट कर रहे हो तो कमेंट करो, क्लाउड का गेट कीपर बनना है तो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मुझे पता है आपको बोलने के बाद में भी आप नहीं करो, करने वाले हो, फिर भी मेरा काम है कहना। सो ठीक है, बट नेक्स्ट वीडियो में आपका ओपन रेडिस सर्वर पब्लिक होने वाला है। सो मिलते हैं अगले इंटरव्यू क्वेश्चन में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे फॉरेंसिक टूल्स फॉर एंड्रॉइड डेटा। सो टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे सिक्योर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और एक चीज़, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इंटर्नशिप्स के लिए, सो दे आर वेलकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल मोबाइल फोरेंसिक्स के ऊपर। तो भाइयों और बहनों, इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपको किसी मोबाइल डिवाइस, स्पेसिफिकली एंड्रॉइड का फोरेंसिक करना है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना है, तो या फिर किसी ऐप का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है आपको उस इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, तो आप कौन से टूल्स यूज करते हो, ये पूछा जा रहा है। ये कोई सिंपल बॉब सूट का सवाल नहीं है, ये फुल डिजिटल फॉरेंसिक्स एंगल का क्वेश्चन है। तो जहां उन्हें देखना होता है कि आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल स्ट्रक्चर को समझते हो। तो फॉरेंसिक के राइट टूल्स होते हैं, उनको यूज कर सकते हो आप, और एविडेंस कलेक्ट करके लीगल और टेक्निकल बैलेंस मेंटेन करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब क्या आप जानते हो फोन के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है, क्या आपको पता है कौन सा टूल व्हाट्सएप चैट्स निकाल सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कभी फोरेंसिक एनालिसिस करके टोकन्स, पीआईआई या एप्लीकेशन लॉग्स एक्सट्रैक्ट किए हैं या नहीं। इंटरव्यूअर सिर्फ थ्योरी नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि मतलब आप डिजिटल डिटेक्टिव बनने के कैपेबल है या नहीं है, काबिल है या नहीं है। तो दोस्तों, जब मोबाइल फोरेंसिक की बात होती है तो समझ लो ये कोई नॉर्मल पेन टेस्टिंग नहीं है, ये एक तरह का डिजिटल सीआईडी का काम होता है। यहाँ हम एथिकल हैकर से एक साइबर डिटेक्टिव बन जाते हैं, जिसके पास टूल टूल्स रेडी होते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड का डेटा जनरली छुप के रहता है, एनक्रिप्टेड रहता है, इसलिए फॉरेंसिक माइंडसेट और टूल्स दोनों होने जरूरी है। सब कुछ आप मैन्युअली नहीं कर सकते हो। सो मेरा फेवरेट टूल किट स्टार्ट होता है ऑटोप्सी से।
ऑटोप्सी नाम का एक टूल होता है, ठीक है? ये एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा फॉरेंसिक सूट है, स्वीट बोलते हैं, कोई सूट बोलता है, स्वीट बोलते हैं। सो जो मोबाइल से लेकर पूरे डिस्क इमेज तक सब कुछ एनालाइज करता है। तो कॉल लॉग्स है, एसएमएस है, ब्राउज़र हिस्ट्री है और डिलीटेड फ़ोटोज़ जो है उनको भी आप रिट्रीव कर सकते हो। तो इसके बाद मैं एंड्रीलर एंड्रीलर नाम का एक टूल होता है, तो उसको यूज़ करना पड़ता है। नाम जितना इनोसेंट है एंड्रीलर, तो काम उतना ही डेडली है इसका। तो ये रूटेड एंड्रॉयड फ़ोन से व्हाट्सएप चैट्स, स्क्रीन लॉक पैटर्न्स और की लॉगर का जो भी डेटा है वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो क्लाइंट बोलता है व्हाट्सएप डिलीट किया था, तो लेकिन मेमोरी ने तो डिलीट नहीं किया था ना। मेमोरी में तो व्हाट्सएप ऑलरेडी था, ठीक है? तो अगर डिवाइस रूटेड हो या डिबगिंग मोड ऑन हो, ठीक है, तो मैं एडीबी पुल कमांड का यूज करके डायरेक्ट स्लैश डेटा फोल्डर एक्सट्रैक्ट करता हूँ। वहां से मुझे एप्स कन्फिग, टोकन्स और की स्टोर्स मिल जाते हैं। इट्स लिटरली अ पार्टी टाइम फॉर फोरेंसिक्स, ठीक है। तो साथ ही मैं मॉब एसएफ भी यूज करता हूँ। ये टूल फॉरेंसिक के साथ मोबाइल एप्लीकेशन का पेन टेस्टिंग भी करता है, सोर्स कोड एनालिसिस करता है पूरा एपीके फाइल का, ठीक है? तो मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, तो वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करके पूरा रिपोर्ट भी जनरेट कर देता है मॉब एसएफ, ठीक है? तो एपीके डिकम्पाइल करके उसमें से हार्ड कोडेड जो भी एपीआई कीज़ होंगे, क्रीडेंशियल्स होंगे और लोकल स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट हमें चाहिए, इम्पोर्टेंट सेंसिटिव चीज़ है, तो वो ढूँढता है। तो कई बार डॉट एक्सएमएल फाइल में टोकन चिपका हुआ मिलता है, जिससे देख के लगता है कि डेवलपर ने हैकर के लिए शॉर्टकट बना के छोड़ा है वहाँ पे, ठीक है? तो हाई एंड फॉरेंसिक टूल्स की बात करेंगे तो सेलिब्राइट, यूफेड का नाम तो पॉपुलर है ही। तो सेलिब्राइट यूफेड अगर डालोगे तो सभी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज है, तो वो सेलिब्राइट का यूज करते ही ये करते हैं। तो मैंने अर्लियर आई वर्कड फॉर वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एज वेल फॉर महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड क्राइम ब्रांच एंड वेरियस अदर, जिसमें आईबी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे। तो ये सारी चीज़ें है उसमें। तो ये अगर आपको डिलीटेड डेटा रिकवरी करना है मोबाइल से तो वो भी पॉसिबल है। डिलीटेड चैट्स है, व्हाट्सएप मैसेजेस है, तो वो भी रेड कलर में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कौन से मैसेजेस डिलीट किए थे वगैरह। लोकेशन हिस्ट्री है, ब्राउज़र के लॉग्स है, सब कुछ एक्सट्रैक्ट हो जाता है। Until and unless your mobile is formatted 2-3 टाइम्स, वो डेटा नहीं निकाल पाता है। तो एक बार अगर मोबाइल फॉर्मेटेड है तो कुछ हद तक डेटा मिल भी जाता है। और व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया है तब भी व्हाट्सएप के अंदर ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू गाइस कि अगर जब भी आप व्हाट्सएप डिलीट करते हो, अनइंस्टॉल करते हो, तो व्हाट्सएप का फ़ोल्डर होता है, तो वो भी आपने डिलीट करना है। डिलीट हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया ऐसा नहीं है, उसके बाद में भी आपको फॉर्मेट करना है मोबाइल, उसके बाद में एविडेंसेस डिलीट होते हैं। तो अगर आपको बचना है तो इफ़ यू आर वर्किंग इन द सिक्योरिटी यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स कि पॉसिबिलिटी कहाँ है डेटा नहीं मिलने की, वो भी आपको पता होना चाहिए। डेटा कब नहीं मिल पाएगा आपको, कब मिलेगा तो वो तो आपको पता ही है कि मोबाइल को रूट करना है और उसके बाद में वेरियस टूल्स है, जैसे एंड्रॉयड के लिए वंडर शेयर है, एंड्रॉयड डिलीटेड डेटा रिकवरी के लिए ईज़स है, ठीक है। वंडर शेयर का आईफ़ोन के लिए भी है डिलीटेड डेटा रिकवरी टूल, सो पूरा का पूरा बैकअप ले लेता है, रिस्टोर भी कर सकते हो। मतलब अगर इन केस बैकअप ले लिया है और मोबाइल जल गया
तो वही सेम बैकअप आप नया मोबाइल लेके या फिर मदरबोर्ड चेक के डाल के उसी मोबाइल में एकदम नया मोबाइल जैसे के वैसे हो जाएगा आपका। ये रिस्टोर का फीचर है। तो लेकिन IMEI नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। तो हाई एंड फॉरेंसिक टूल्स जो है उसमें हम बात कर रहे थे कि सेलिब्राइट यूफेड की। तो उसे यूज़ किया जाता है जो क्लाइंट प्रोवाइडेड हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है? तो इससे डायरेक्टली फ़ोन कनेक्ट करके एसएमएस, चैट्स, लोकेशन हिस्ट्री, ब्राउज़र लॉग्स वगैरह सब एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और जब क्लाइंट पूछता है कि कितना डेटा निकाला, मैं मज़ाक में कहता हूँ सर लास्ट 3 बैकअप भी मिल गए, ठीक है? So, it depends. I didn't work on the Celebrite these days from maybe अभी 5 9 years हो गए। तो बेसिकली न्यू अपडेट्स माइट हैव कम कि बैकअप जो है या फिर पुराना फॉर्मेटेड डेटा जो है वो भी मिलता होगा आज के ज़माने में, तो पता नहीं। तो रियल वर्ल्ड अगर आपको कुछ आइडिया हो तो आप बता सकते हो मुझे। तो रियल टाइम फॉरेंसिक के लिए फ्रीडा और ऑब्जेक्शन का कॉम्बो अनबीटेबल है। ऑब्जेक्शन एक्सप्लोर ऑब्जेक्शन नाम का एक टूल होता है और फ्रीडा नाम का एक टूल होता है। तो वो एसएसएल पिनिंग जो होता है, मतलब एचटीटीपी एचटीटीपीएस वाला, तो वो बाईपास होता है। अपन एन्क्रिप्टेड जो भी ट्रैफ़िक रहेगा वो अपन देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन एक्सप्लोर से ऐप के अंदर का लाइव डेटा रीड कर सकते हैं, रूट डिटेक्शन बाईपास कर सकते हैं, रैम में क्या लोडेड है सब ट्रैक कर सकते हैं। जब मुझे एंड्रॉयड ऐप्स के लोकल डेटाबेसेस मिल जाते हैं तो मैं एसक्यूएलाइट व्यूअर नाम का एक टूल है जिसका यूज़ अपन व्हाट्सएप का डिलीटेड डेटा रिकवरी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एसक्यूएलाइट व्यूअर या डीबी ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। तो एंड्रॉयड लेकिन अगर आप डायरेक्टली एसक्यूएलाइट व्यूअर अगर ओपन करोगे तो उसके लिए मोबाइल रूटेड होना ज़रूरी है। रूटेड रहेगा तो वो एक की होता है रूट फ़ोल्डर में, तो वो फ़ाइल उसको चाहिए होता है। तो एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पे वो लेता है। अगर नहीं तो फिर एन्क्रिप्टेड डेटा ही दिखेगा आपको। ठीक है? तो एंड्रॉयड ऐप्स अक्सर एसक्यूएलाइट में डेटा स्टोर करते हैं। अगर .db फ़ाइल मिल जाए तो मैं उसके टेबल्स एक्सप्लोर करके यूज़र प्रेफ़रेंसेस जो रहते हैं या फिर और लॉगिन टोकन्स होते हैं या फिर पीआईआई डेटा होता है, मतलब पर्सनली आइडेंटिफाएबल इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है तो वो डेटा निकाल लेता हूँ मैं। तो एकदम सर्जिकल प्रिसिज़न के साथ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक बार रियल वर्ल्ड के केस में फॉरेंसिक एनालिसिस कर रहा था तो एक ऐप की डेटाबेस फाइल मिली थी यूजर अंडरस्कोर डेटा .db। तो उसके अंदर एक टेबल था टोकन्स नाम का, तो जिसमें लिखा था कि एक्सेस टोकन कोलन और एक टोकन था, तो और उसका एक एक्सपायरी था, एक्सपायरी कोलन समथिंग डिजिट्स में रहेगा, तो मतलब परमानेंट टोकन, मतलब हैकर के लिए लाइफ टाइम नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन फ्री हो गया था उसमें। तो कुछ प्रो टिप्स भी फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो फॉरेंसिक स्टार्ट करने से पहले लॉजिकल ब्रेकअप बनाना ज़रूरी होता है। जो डेटा मिला है सिर्फ वही एनालाइज़ करो, डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखो, टाइम स्टैम्प के एनालिसिस से यूज़र का बिहेवियर भी समझ में आना समझा जा सकता है। तो फोकस करो ऐप स्पेसिफिक फ़ोल्डर्स पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्लैश डेटा स्लैश कॉम डॉट टारगेट डॉट ऐप है। टारगेट मतलब कोई भी ऐप का नाम होगा, ज़ीरोधा या फिर जो भी, तो वो रहेगा। तो रूटेड फ़ोन फॉरेंसिक के लिए गोल्ड माइन होता है, रूटेड मोबाइल। तो अगर रूटेड नहीं है तो फिर रूट करना पड़ता है जो कि इल्लीगल थिंग है इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन वो चीज़ कोर्ट को पता नहीं होती है तो हम करते हैं, हमें करना पड़ता है अगर डिलीटेड डेटा रिकवरी करना है तो, ठीक है?
तो लेकिन उसका एक्सेस मतलब कैसा है कि मोबाइल का बैकअप लेना पड़ता है सबसे पहले तो, उसका एक कॉपी बनाना पड़ता है, वो डेटा जैसा है मोबाइल वैसे का वैसा, जैसे हार्ड डिस्क का इमेज बनाते हैं जैसे कि वैसा-वैसे, तो मोबाइल का भी एक बैकअप बनाना पड़ता है बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अ, कैसा है कुछ भी करते हैं तो मोबाइल डेड हो सकता है रूटिंग के टाइम पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम होता है। तो रूटेड फ़ोन फॉरेंसिक के लिए गोल्ड माइन होता है, ये ध्यान में रखो। लेकिन उसका एक्सेस रिस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसका रे रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको एक्सेस करना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है? तो फ्रेंड्स मोबाइल फॉरेंसिक सिर्फ फाइल डिगिंग नहीं होती है, ये एक डिजिटल क्राइम सीन का डिटेल्ड एनालिसिस होता है। अगर आपको भी फॉरेंसिक का कीड़ा लग चुका है तो कमेंट करो, मैं भी डिजिटल डिटेक्टिव बनने वाला हूँ और था एक्चुअली। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, वरना अगले वीडियो में हम आपके डिलीटेड फ़ोल्डर का स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम करेंगे हुआवे क्लाउड के नेटवर्क सिक्योरिटी का फुल ब्रेकडाउन। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे शार्प एंड कीप डिगिंग स्मार्टली, ठीक है? और नेक्स्ट थिंग मतलब किसी को इंटर्नशिप्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। ए वेल नोन कंपनी व्हिच इज़ अप्रॉक्स अ, मतलब 8 साल की पुरानी कंपनी है, तो ट्रेड्सफ्लॉइट नाम की, तो उसका आपको इंटर्नशिप मिल सकता है, ठीक है? तो देन आते हैं हम थर्ड 30th क्वेश्चन पे। तो हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग हुआवे क्लाउड्स नेटवर्क सिक्योरिटी पोस्चर? क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी पोस्चर, ईआईपी का यूज़ करते हैं, ईएलबीज़ यूज़ करते हैं, वीपीसी। ईआईपी किस लिए यूज़ करता था मैं? ईआईपी nmap सर्वर के लिए, क्योंकि वो बाकी सर्विसेज को इम्पैक्ट कर रहा था, तो मैंने एक्सटर्नल एक ईआईपी लिया स्टैटिक आईपी की तरह, और वो अलग उसका रेंज बना दिया, सबनेट बना दिया। तो इट वाज़ नॉट अफेक्टिंग अदर दिस these microservices एंड द सर्विसेज, मतलब कैसे बैंडविड्थ ब्लॉक हो जाता था, वो एक चीज़ थी। तो कुछ सीखते हैं तो तभी होता है, तो हार मानने से नहीं होता है। कुछ चैलेंजेस एस्केलेशंस होंगे, नहीं होंगे ऐसा नहीं है, काम करेंगे तो होंगे, 101% होंगे, ठीक है? तो रिस्क लिए बिना कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने जानना है। तो भाइयों, इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन में ये जानना चाहता है कि अगर आप हुआवे क्लाउड नेटवर्क के कंपोनेंट्स है, जैसे ईआईपी है, इलास्टिक आईपी, ईएलबी है, इलास्टिक लोड बैलेंसर है और वीपीसी है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो इनके सिक्योरिटी पोस्चर जो है, क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन पोस्चर बोलो या नेटवर्क क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी पोस्चर है, तो उसको इम्प्रूव करने के ज़िम्मेदार थे। तो आपने एग्ज़ैक्टली क्या किया? क्या आपने कोई मिसकॉन्फ़िगरेशंस डिटेक्ट की क्या? एक्सेस कंट्रोल्स को टाइटन किया क्या? हार्डनिंग मेजर्स अप्लाई किए क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट है उसका रियल टाइम इम्पैक्ट हुआ क्या? कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या? कोई इंसिडेंट हुआ क्या ऐसे सीवियर? तो ये सवाल उन्हीं प्रोफेशनल्स के लिए होता है जो हुआवे क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को रियल वर्ल्ड में हैंडल कर चुके हैं और प्रैक्टिकल तरीके से सिक्योर बनने का काम किया है। मैं आई एम जस्ट टेलिंग माय एक्सपीरियंसेस गाइस, सो दैट यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हुआवे बोल रहे हैं, आप एडब्ल्यूएस के पर्सपेक्टिव से आप आंसर दे सकते हो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो दोस्तों, जब हुआवे क्लाउड का प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया था तो पहले मुझे लगा भाई ये तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे सिक्योर होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उनका नेटवर्क आर्किटेक्चर डायग्राम देखा तो लिटरली मुंह से निकल गया, भाई ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की परेड लगी है। मतलब सिक्योरिटी का नाम ही नहीं था, मतलब सिर्फ, और आप अगर बताओगे तो यू विल बी इन ट्रबल।
तो ऐसा सिचुएशन था। तो सिर्फ़ ओपन डोर्स एवरीवेयर बोल सकते हैं। बहुत सारे हाई रिस्क ओपन पोर्ट्स थे, प्रोटोकॉल सर्विसेज़ ओपन थी। थिंग्स वर नॉट पैच्ड, किसी को भी टिकट रेज़ करो तो टाइमली फिक्स नहीं होता था। रेड टीम थी चाइना की, शेंज़ेन की, हुआवे की, तो वो भी हमारे सर्वर्स को रिमोटली कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके थे रेड टीम, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें थी। अ ठीक है, बिकॉज़ रेड टीम कभी बताता नहीं है ना कि हम लोग हैक करने वाले हैं तुम्हारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। तो हुआवे का ही टीम था, लेकिन हाँ, वो ऑडिटिंग कर रहे थे। तो देखो, सबसे पहले मैंने ईआईपी क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने ईआईपी यानी इलास्टिक आईपी का ऑडिट किया। तो स्कैन करते ही दिख गया कि कुछ प्रोडक्शन में वीएम्स डायरेक्टली पब्लिक वेब से एक्सेसिबल थी और उनके सिक्योरिटी ग्रुप्स भी बिल्कुल ओपन थे। मतलब पोर्ट 22 मतलब कौन सा पोर्ट बताइए? एसएसएच करेक्ट। और आरडीपी का कौन सा पोर्ट? 3389। 3389 मतलब आरडीपी। और माइस्क्ल का 3306, ठीक है? आरडीपी का कौन सा है? 3389। माइस्क्ल का क्या है? 3306। तो सब कुछ ग्लोबली ओपन था। ओपन था मतलब एनी टू एनी था, 0.0.0.0/0 पे, ठीक है? तो मैंने क्लाइंट को तुरंत बोला, भाई आपका डेटाबेस तो इंट्रोवर्ट होना चाहिए था, ये तो मतलब पूरी दुनिया से दोस्ती कर रहा है। फिर मैंने तुरंत आईपी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए, रिक्वेस्ट रेज़ करना पड़ता था उसमें सर्विस नाउ पे। तो एसएसएच और आरडीपी के लिए बैशन होस्ट एनफोर्स किया और मॉनिटरिंग इनेबल की फॉर एनी सस्पिशियस एक्सेस अटेम्प्ट्स। तो उसके बाद मैंने ईएलबीज़ पे फ़ोकस किया, यानी इलास्टिक लोड बैलेंसर के जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, तो उनका इंस्पेक्शन किया तो देखा कि मतलब मुझे भी शॉक लग गया कि कुछ इंटरनल एडमिन पैनल्स जो थे, लोड बैलेंसर्स जो थे, उनके थ्रू पब्लिक फेसिंग थे, मतलब वो पब्लिक फेसिंग थे कुछ। तो मैंने क्लियरली बोला था कि एडमिन पैनल को तो मतलब काम कम से कम डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो भाई, मतलब एडमिन पैनल को, एडमिन पैनल है वो भाई, समझ सकते हो? तो ये चीज़ मैंने मेरे मैनेजर को भी बताया था उस टाइम पे। तो अ, मैंने लिसनर रूल्स जो रहते हैं ना, तो अगर मैं सुन ही नहीं रहा हूँ तो कोई भी कितना भी बोले, मुझे सुनाई नहीं देगा। अगर मैं सुनना स्टार्ट कर चुका हूँ तो कोई बंदा बोलेगा तो मुझे सुनाई देगा, ठीक है? तो सुनना कब शुरू करना चाहिए, सुनना अलाउड है नहीं है वो उसका ऑडिट होना चाहिए। पोर्ट कौन-सा ओपन है, नहीं है, वो ऑडिट होना चाहिए। हाई रिस्क ओपन पोर्ट क्लोज़ होने चाहिए। तो मैंने लिसनर रूल्स जो भी रहते हैं वो टाइट किए। WAF के जो रूल्स लगाए थे वो, और एचटीटीपीएस एनफोर्स किया, और वीक टीएलएस जो भी वर्जन्स है उनको डिसेबल किए, ताकि कोई भी अननेसेसरी रिस्क ना रहे, ठीक है? फिर आई वीपीसी यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की बारी। तो वीपीसी के अंदर कुछ सबनेट्स जो है वो डायरेक्टली इंटरनेट फेसिंग थे, बिना नेट गेटवे के, ठीक है? तो नेट गेटवे आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है? तो उसके लिए हर एक चीज़ तो बता नहीं सकता, बट इंटरनल सर्विसेज फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो मतलब वीपीसी जो रहता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो रहता है, तो उसके अंदर में कुछ सबनेट्स जो रहते हैं तो वो डायरेक्टली इंटरनेट फेसिंग थे। ठीक है? तो वीपीसी के अंदर में अगर आप क्लाउड में जाते हो, हुआवे के वीपीसी सेक्शन में जाते हो तो मल्टीपल सबनेट्स यू कैन सी। तो तो वो सबनेट्स जो वो नेट गेटवे अ, इंटरनेट फेसिंग थे, बिना नेट गेटवे के। ठीक है? तो इंटरनल सर्विसेज डायरेक्टली एक्सपोज़ हो रही थी। मैंने हुआवे सिक्योरिटी सेंटर जो रहता है तो उसे
तो उसका यूज़ करके ACL डिफाइन किया फिर। रूट टेबल्स राउट टेबल्स जो रहते हैं उनको क्लीन अप किया और इंटर सबनेट ट्रैफिक का ऑडिट किया। इंटर सबनेट ट्रैफिक मतलब एक सबनेट दूसरे सबनेट से कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो वो ऑडिट करना पड़ेगा, बराबर लिखा है नहीं लिखा है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन, बट ठीक है, कुछ रहता है, कुछ ना कुछ तो निकलता ही है। तो एक रिस्की वीपीसी पियरिंग कनेक्शन भी डिसेबल करवाया, ठीक है। कनेक्शन जो रहता है वो जो स्टेजिंग एनवायरनमेंट को प्रॉड एनवायरनमेंट से बिना गार्ड रेल के जोड़ रहा था। तो ये तो ब्लास्ट होने के लिए ही रेडी था, ठीक है, समझे ना। तो मुझे पता था कि डिटेक्शन के साथ साथ विजिबिलिटी भी जरूरी होती है, तो इसलिए मैंने क्लाउड आए और लॉग टैंक एनेबल करवाया। क्लाउड आए और लॉग टैंक, ठीक है, ताकि अगर कोई अटैकर नॉक नॉक करे भी तो मतलब तो सिस्टम तुरंत बोलेगा कि कौन है भाई, तू तेरा आईपी नोट कर लिया है। लॉग्स और अलर्टिंग की एक लाइव फायरवॉल जैसे काम करते हैं, ठीक है, मतलब लॉग्स और अलर्टिंग, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वो लॉगिंग, ठीक है। तो ऑटोमेशन के लिए मैंने एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाई थी डेली बेसिस पे, ईआईपी और एसीएल्स और सिक्योरिटी ग्रुप्स और वीपीसी पेयरिंग का स्नैपशॉट लेके, तो टेलीग्राम पे अलर्ट भेजता था वो, ठीक है। तो सर नॉट टेलीग्राम, उनका एक एप्लीकेशन था, क्या नाम था उसका, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे टेलीग्राम का टूल एप्लीकेशन कैसे दिखता है, तो वैसे ही उनका छोटा सा अ, एक एप्लीकेशन था, काफ़ी एफिशिएंट था। तो क्लाइंट बोला कि भाई ये तो डेवसेकऑप्स का फुल वर्जन लग रहा है, और मुझे लगा कि मतलब फाइनली प्रोएक्टिव सिक्योरिटी का सेटअप बन गया है करके। तो इस पूरे एफर्ट का रियल इम्पैक्ट भी स्ट्रांग था। तो इंटरनल सर्विसेज को पब्लिक से आइसोलेट किया गया है, अनयूज्ड एआईपीज रिलीज करके कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी किया। कॉम्प्लायंस के तो कॉम्प्लायंस ऑडिट्स के लिए नेटवर्क आर्किटेक्चर का क्लियर डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, और हुआवे सिक्योरिटी सेंटर की ओवरऑल हेल्थ स्कोर जो पहले थी 50%, 50%, तो उसे 92% तक के लेके गए थे हम। तो विच वॉज अ बिग विन फॉर अस, ओके। तो भाई हुआवे क्लाउड भी सिक्योर तभी होता है जब आप हर ईएलबीज, ईआईपीज और वीपीसी कॉन्फ़िगरेशंस पे एक्टिवली नजर रखो। क्लाउड सेटअप कोई ऐसा नहीं है जो एक बार कॉन्फ़िगर करके भूल जाओ, ये एक जिम रूटीन जैसा है, हर रोज थोड़ा मॉनिटरिंग, थोड़ा ट्यूनिंग और रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स ही सिक्योरिटी का असली मंत्र है, ठीक है। सो अगर आपको भी क्लाउड सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, मतलब इट इज ऑब्वियसली इट इज ए ट्रेंडिंग प्रोफाइल फॉर द न्यू जॉब ओपनिंग्स, तो या कभी आपको इंटरेस्ट है क्लाउड सिक्योरिटी में, तो या कभी आपने सिमिलर काम किया हो तो कमेंट में लिखो कुछ, ठीक है। तो आपका क्या प्रोफाइल था, क्या काम कर रहे थे, और कुछ सजेशंस दे सकते हो, फीडबैक दो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में आपका ईएलबी लिसनर पब्लिक इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे आईएसओ, एनआईएसटी और जीडीपीआर ऑडिट के गेम प्लान के बारे में। टिल देन स्टे सिक्योर्ड एंड कीप सिक्योरिंग द क्लाउड गाइस। थैंक्स फॉर योर टाइम। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। नेक्स्ट 31 to 40 we'll discuss it in next video. Okay, thanks, bye। और एक चीज,
किसी को इंटर्नशिप्स चाहिए तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। ओके, और कुछ भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।